लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। गार्जियन के कॉलमिस्ट साइमन टिस्डॉल का लेख सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच हालिया युद्ध विराम पर नहीं, बल्कि उस राजनीति की गहरी पड़ताल है जो इस युद्ध विराम के पीछे छिपी है। वो साफ कहते हैं, देखने में युद्ध खत्म हुआ है, लेकिन असल में खत्म नहीं हुआ। लेखक का तर्क है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी स्थायी शांति नहीं चाहते। उन्हें सत्ता में टिके रहने और अपने आलोचकों से बचने के लिए एक लगातार जलता हुआ युद्ध चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं। टिस्डॉल कहते हैं कि नेतन्याहू ने एक तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, वहीं दूसरी तरफ 7 अक्टूबर की अपनी नाकामी और हमास के बंधकों को छोड़ देने के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश भी की। लेख ये भी याद दिलाता है कि गाजा और वेस्ट बैंक में आम नागरिकों पर हमले, रफा में रोज होते ब्लडी संडे, लेबनान और सीरिया में बमबारी, ये सब नेतन्याहू के उस सत्तावादी सैन्य मॉडल का हिस्सा हैं जो कभी रुकता नहीं। नेतन्याहू के लिए शांति एक राजनीतिक जोखिम है, जबकि लगातार युद्ध उन्हें नायक बनाता है और जेल से भी बचाता है। लेख साफ कहता है कि वो ईरान को कमजोर, बटा हुआ और कभी भी हमला करने लायक रखना नहीं चाहते, चाहे वो हवाई हमले हों, साइबर हमले या गुप्त हत्याएं। ईरान की तरफ से भी कहानी अलग नहीं है। वहां के नेता खामेनेई अब अपने ही नागरिकों पर दमन चला रहे हैं। गिरफ्तारी, फांसी और शायद पहली बार चुपचाप परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश भी। यानी दोनों ही ओर सत्ता का खेल जारी है। लेख में डोनाल्ड ट्रंप को एक घमंडी और अज्ञानी राष्ट्रपति कहा गया है, जिनके कदम विश्व शांति को और अस्थिर कर रहे हैं। उन्होंने न केवल संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया, बल्कि यूरोपीय सहयोगियों को भी नजरअंदाज किया। ये युद्ध कुछ भी सार्थक लेकर नहीं आया, सिर्फ तबाही, मौत और असुरक्षा। टिस्डॉल लिखते हैं, जब तक लोकतंत्र समर्थक नेता इन गुस्सेल नेताओं को चुनौती देने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तब तक ये विनाश यूं ही चलता रहेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित विशेष लेख केवल एक कैंसर पीड़ित की मौत की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो जिंदगी से मोहब्बत, मौत से बेखौफी और उम्मीद की मिसाल से भरी हुई है। लेख में 30 वर्षीय अमेरिकी इन्फ्लुएंसर टैनर मार्टिन की बात की गई है, जिन्होंने स्टेज 4 कोलन कैंसर से 5 साल तक जूझते हुए जिंदगी को खुलकर जिया। उन्होंने न सिर्फ इस बीमारी को जिंदादिली से स्वीकार किया, बल्कि उसे दुनिया के साथ साझा भी किया, ताकि दूसरे मरीजों और उनके परिवारों को हिम्मत मिल सके। मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए अपने आखिरी वीडियो में टर्नर ने कहा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी जिंदगी शानदार रही। मौत डरावनी जरूर है, पर शायद ये भी एक नए सफर की शुरुआत है। टैनर और उनकी पत्नी शै ने कैंसर की लड़ाई को अकेले नहीं लड़ा, बल्कि सोशल मीडिया पर इलाज की प्रक्रिया, भावनात्मक संघर्ष, मौत की तैयारी और बेटी जिया ओजी के जन्म जैसे बेहद निजी पलों को दुनिया के सामने लाकर उसे उम्मीद की कहानी में बदल दिया। लेख ये भी बताता है कि टैनर की ईमानदार और सकारात्मक सोच लाखों लोगों को छू गई। उनका आखिरी वीडियो 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया और उनकी पत्नी व नवजात बेटी की मदद के लिए लोगों ने मिलकर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की लड़ाई केवल जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि उससे सम्मान, प्रेम और साहस के साथ जीने के लिए लड़ा जाता है। टैनर ने यही किया और अपनी आखिरी सांस तक लोगों को प्रेरित करते रहे। द डेली स्टार के इस विचार लेख में बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने की गंभीर समस्या पर चिंता जताई गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अब दोषियों को सजा देने का समय आ गया है। लेख कहता है कि सालों तक अवामी लीग सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को चुप कराने और नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने के लिए किया। अब जबकि अंतरिम सरकार ने एक जांच आयोग बनाया है, जिसने 1350 मामलों की पुष्टि की है और यातना देने वाले सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स की पहचान की है, तो ये जरूरी है कि सिर्फ नाम उजागर करने से आगे बढ़कर सजा और सुधार की ठोस प्रक्रिया शुरू हो। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि ये सब अब छिटपुट घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक केंद्रीकृत और साजिशनुमा व्यवस्था थी, जिसमें आरएबी, डीजीएफआई और पुलिस की भूमिका भी थी। लेख ये सवाल उठाता है कि क्या इन संस्थानों को अब भी बिना जवाबदेही के काम करने दिया जा सकता है?
लेख कहता है कि अगली सरकार को न सिर्फ पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा करना चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना दोहराई जाएं। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों पर स्वतंत्र निगरानी और दमनकारी कानूनों को खत्म करना जरूरी है। असल मुद्दा ये है कि जब तक राज्य की मशीनरी जवाबदेह नहीं बनती, तब तक लोकतंत्र और मानवाधिकार सिर्फ दिखावे पर रह जाएंगे। द टेलीग्राफ के इस संपादकीय में कोलकाता में लगातार हो रही यौन हिंसा की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता और शर्म का भाव व्यक्त किया गया है। अखबार ने लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली बर्बरता अब एक दोहराव बन चुकी है और इस बार एक कानून कॉलेज की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने शहर की सुरक्षित शहर की छवि को फिर से झकझोर दिया है। संपादकीय के मुताबिक ये मामला और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें एक वकील और कॉलेज का पूर्व छात्र, कॉलेज यूनियन का नेता, एक सुरक्षा गार्ड और 2 छात्र शामिल थे, जिनमें से कुछ ने अपराध होते हुए देखा लेकिन कुछ नहीं किया। इससे साफ है कि सिर्फ कानूनों की कठोरता या मौत की सजा जैसे प्रावधान भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। अखबार ने बताया कि 2012 के निर्भया कांड के बाद कानून तो बदले, लेकिन अपराधों में कमी नहीं आई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल औसतन 30,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं और ये आंकड़ा महामारी के समय को छोड़ दें तो लगातार ऊंचा बना हुआ है। संपादकीय ये भी इंगित करता है कि कोलकाता जैसे महानगर जो खुद को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित मानते हैं, वहां भी अस्पताल, कॉलेज और घर जैसी जगह अब सुरक्षित नहीं रही। अपराधी अब खुलेआम बिना डर के ऐसे स्थानों को निशाना बना रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की विफलता का संकेत है। अखबार ने यह सवाल भी उठाया है कि जब कोई ऐसी भयावह घटना होती है, तब जनता सड़क पर उतरती है, प्रदर्शन करती है, जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद हुआ था। लेकिन इन प्रदर्शनों का असर अब सत्ता पर नहीं पड़ता और अगर अपराध किसी ग्रामीण या दलित आदिवासी महिला के साथ होता है तो ना उसकी मीडिया में चर्चा होती है, ना ही कोई जन आंदोलन। संपादकीय की सबसे अहम बात यह है कि ये समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की जगह और उनके प्रति सोच की समस्या है। जब तक समाज महिलाओं को बराबरी और गरिमा नहीं देगा, तब तक बलात्कार जैसी घटनाएं सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगी, समाधान नहीं मिलेगा। अंत में अखबार साफ कहता है कि राजनीतिक पार्टियों की सत्ता में वापसी, महिला मुख्यमंत्री होने का दावा या किसी राज्य की सुरक्षित होने की रेटिंग, ये सब व्यर्थ है जब तक महिलाएं खुली जगहों में अपने ही संस्थानों में सुरक्षित नहीं हैं। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट एक गंभीर और अक्सर अनदेखे मुद्दे की पड़ताल करती है। बायोमेडिकल वेस्ट यानी इलाज के दौरान निकलने वाला कचरा, जो न सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में रिपोर्टर ने देखा कि इस्तेमाल हो चुकी सीरिंज, दवाओं की शीशियां, ग्लव्स और खून से सनी चीजें खुले में बिखरी पड़ी थीं। इन्हीं के बीच महिलाएं और छोटे बच्चे प्लास्टिक बीन रहे थे। सलेया खातून और शूरा जैसी मजदूर महिलाएं बताती हैं कि उन्हें सुई चुभने, कांच से कटने या इन्फेक्शन का डर रोज बना रहता है, लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ता है। WHO के मुताबिक अस्पताल से निकलने वाला 15% कचरा बेहद खतरनाक होता है और अगर ये सामान्य कचरे में मिल जाए तो वो पूरा जहरीला हो सकता है। भारत में हर दिन करीब 743 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, लेकिन 49 टन बिना ट्रीटमेंट के ही रह जाता है, जो सीधे जमीन, पानी और इंसानी शरीर तक पहुंच सकता है। दिल्ली जैसे शहर में सरकार का दावा है कि सारा कचरा ट्रीट हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर लोगों को सुइयों से घायल होते देखा गया। रेहाना नाम की महिला को सुई चुभने से इंफेक्शन हुआ, जो अब तक ठीक नहीं हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ अस्पताल ही नहीं, घर पर इलाज से भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, जिसे लोग अनजाने में सामान्य कचरे में फेंक देते हैं, जबकि इसके लिए खास नियम बने हुए हैं। कई छोटे क्लिनिक बायो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से जुड़े ही नहीं हैं, क्योंकि इनमें फीस लगती है। ऐसे में वेस्ट या तो खुले में फेंका जाता है या बेच दिया जाता है। एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि हर तरह के कचरे के लिए अलग रंग के बैग होते हैं, जिनका अलग अलग निपटान होता है। जैसे सबसे संक्रमित वेस्ट को जलाया जाता है, कुछ को रिसाइकल किया जाता है और कुछ को जमीन में दबा दिया जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि बायोमेडिकल वेस्ट भारत में एक छुपा हुआ संकट है, जो गरीब मजदूरों से लेकर आम जनता सभी के लिए जोखिम खड़ा कर रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।